मित्रों नमस्कार। मित्रों, आज की दो ज्योतिषीय चर्चा में मैं अनादि दुबे आप सभी जनों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज की ज्योतिषीय चर्चा में हम बात करेंगे कि यदि सूर्य चतुर्थ भाव जो सुख का भाव है, भूमि भवन वाहन का जो भाव है, इस माध्यम से सुख देता है, जो कि शिक्षा का भी भाव है, अगर उस भाव में सूर्य विराजमान हो जाते हैं तो कैसा फल मिलता है। तो मित्रों, जैसा कि ज्योतिष की किताबों में बताया गया है कि सूर्य एक क्रूर ग्रह है, पाप ग्रह नहीं है, क्रूर ग्रह है। और सूर्य 3, 6, 10 और 11 उपचय भावों के अलावा किसी भी भाव में बहुत अच्छा फल नहीं करता है, उन भावों की हानि करता है। परंतु जब योग बनते हैं तो सूर्य किसी भाव में भी होकर अच्छा फल करने लगता है। हाँ, यदि सूर्य किसी परिस्थिति बस वहां पे अकेला पड़ जाता है किसी भी भाव में उपचय भाव के अलावा, तो फल बहुत अच्छा नहीं करता है। तो चौथा भाव भी एक उपचय भाव नहीं है, और यहां भी सूर्य अगर अकेला पड़ जाए तो बहुत अच्छा फल नहीं करता है, इन भाव के कारकत्वों का ह्रास करता है। परंतु ऐसी परिस्थिति बहुत ही कम आती है, उसका परसेंटेज 2 या 3% से अधिक नहीं होगा। अगर हम उसका अच्छे से कैलकुलेशन करेंगे कि सूर्य यहाँ पे अकेला पड़ जाए या किसी ग्रह के प्रभाव में ना हो। प्रभाव होने का मतलब ये है कि किसी ग्रह की युति ना हो, इस पर किसी ग्रह की दृष्टि ना हो। तो इसका कारण आपको मैं बता देता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि बुध और शुक्र सूर्य के बहुत ही अधिक नजदीकी ग्रह हैं। बुध या तो सूर्य के साथ होता है, या सूर्य से 12वें भाव में या द्वितीय भाव में होता है। शुक्र या तो सूर्य के साथ होगा, या सूर्य से 12वें भाव में, द्वितीय भाव में, या फिर 11वें भाव में या तीसरे भाव में हो सकता है मैक्सिमम। तो ज्यादातर केस में यह देखने में आता है कि या तो सूर्य के साथ शुक्र हो जाता है या बुध हो जाता है, या दोनों ही सूर्य के साथ युति बना के बैठते हैं। और अगर बुध सूर्य के साथ विराजमान हो जाता है तो बुधादित्य योग बना देता है, जो बहुत ही शुभ हो जाता है। क्योंकि सूर्य जो है हमारी आत्मा है, और बुध जो है हमारी बुद्धि है, बुद्धि का कारक है। सूर्य जो है एक सात्विक ग्रह है, और जब सूर्य का संबंध बुध से होता है तो बुध के बारे में ऐसा कहा जाता है कि बुध जिस ग्रह के साथ युति संबंध बनाता है, जिस ग्रह के प्रभाव में होता है, उसी ग्रह के समान ही वो फल देने लगता है। तो अगर सात्विक ग्रह के साथ बुध बैठेगा, अगर सूर्य के साथ अगर बुध बैठ जाएगा तो व्यक्ति की बुद्धि को बहुत अधिक सात्विक बना देगा, अच्छी बुद्धि बना देता है। तो ये बुध आदित्य योग इंसान को बहुत ही बेहतर इंसान बना देता है। तो एक अच्छा योग है ये। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे पराशरीय सिद्धांतों को जोड़ें तो पराशर जी कहते हैं कि यदि केंद्र और त्रिकोण का कहीं भी संबंध बनता है तो ये बहुत ही शुभ होता है। तो यदि सूर्य प्रथम भाव का, पंचम भाव का और नवम भाव का स्वामी होकर चतुर्थ भाव में विराजमान हो जाता है तो एक केंद्र त्रिकोण संबंध बनता है, तो ये भी बहुत शुभ स्थिति बन जाती है जातक के लिए, और सूर्य यहाँ पे अच्छा फल करने लगता है। इसके अलावा यदि कन्या राशि है या फिर मिथुन राशि है चौथे भाव में, और बुध यहाँ पे विराजमान है सूर्य के साथ, तो बुध इन भावों की रक्षा करेगा, तो भी एक अच्छी स्थिति है। इसके अलावा यदि वृषभ राशि या तुला राशि है और शुक्र यहाँ पे स्वयं विराजमान है सूर्य के साथ, तो भी एक अच्छी स्थिति है, क्योंकि सूर्य इन भावों की रक्षा करेगा। खासकर यदि तुला राशि है और सूर्य चौथे भाव में शुक्र के साथ उपस्थित है तो फिर क्या बन जाएगा, नीच भंग राज योग बन जाएगा। तो जातक शुरुआती दौर में तो कुछ संघर्ष करेगा, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाएगा तो बहुत ही अच्छा परिणाम उसके जीवन में देखने उसको मिलेगा। उसके किए गए प्रयास जो हैं वो फल देना शुरू कर देंगे। इसके अतिरिक्त यदि चौथे भाव में सिंह राशि है तो भी सूर्य इस भाव की रक्षा करेगा।
और इसके बाद यदि कहीं से भी बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाती है चतुर्थ भाव पे, या फिर युति संबंध बन जाता है, तो भी ये बहुत शुभ स्थिति हो जाती है। तो मित्रों, जैसा आप लोगों को पता है कि बृहस्पति एक भाव में तो बैठता है और 3 भाव पे, सप्तम, पंचम और नवम पे दृष्टियां डाल देता है। तो 12 भाव में बृहस्पति 4 भावों को प्रभावित करता है, शुभता प्रदान करता है। तो 33% चांसेज है कि किसी भाव को पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी। तो इस सारे बातों को अगर हम समायोजित करते हैं तो हम ये जान जाते हैं कि बहुत ही कम चांसेज हैं कि सूर्य यहाँ पे अकेला हो, 2-3% चांसेज ही हैं। और अगर ऐसे चांसेज बनते हैं तो डेफिनेटली सूर्य बुरा फल करेगा। तो मित्रों, यदि मेष लग्न की कुंडली है और सूर्य पंचम भाव का स्वामी होकर चतुर्थ भाव में कर्क राशि में स्थित है, मित्र की राशि में स्थित है, तो यहाँ पे चूंकि सूर्य 5वें भाव का स्वामी है, 5वां भाव एक त्रिकोण भाव है और चौथे भाव में एक केंद्र भाव में बैठा हुआ है, तो यहाँ पे एक केंद्र त्रिकोण का संबंध स्थापित हो जाता है। तो सूर्य यहाँ पे अच्छा ही फल करता है, कुछ एक बातों को छोड़कर, जैसे कि माता जी से संबंध बहुत अच्छे नहीं रहते हैं। माता जी से संबंध अच्छे नहीं होने का मतलब कई चीजें हो सकती हैं। माता से वियोग भी हो सकता है, संबंध अच्छे नहीं रह सकते हैं, माता जी को कोई दुख बीमारी हो सकती है, परेशानियां हो सकती है, मतलब माता के लिए अशुभ स्थिति हो सकती है। लेकिन बाकी जो जातक के बच्चे होते हैं, संतान बहुत अच्छी होती है, पढ़ी लिखी कुशाग्र बुद्धि होती है, जातक के पास जो दूसरे सांसारिक सुख हैं उनका अभाव नहीं होता, जातक की शिक्षा दीक्षा भी अच्छी होती है। तो ये सब मिलाकर एक शुभ स्थिति है। इसके अलावा जो अगर हम बुरी बातों की बात करें तो जातक जो है वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं होता है, तो इस वजह से भी वो लोगों से बहुत ज्यादा मेल मिलाप नहीं कर पाता है। और इसके अलावा सरकार से और सोसाइटी से भी उसे बहुत अधिक सहयोग नहीं मिलता उस तरह से जैसे मिलना चाहिए, क्योंकि सूर्य क्रूर ग्रह होने के कारण थोड़ा बहुत जो उसके चतुर्थ भाव के कारकत्व हैं उनका थोड़ा बहुत तो मामला बिगाड़ ही देता है। लेकिन हम उन चीजों को अगर हम जानते हैं कि हमारा शुक्र कहाँ बैठा हुआ है, सूर्य हमारा कहाँ बैठा हुआ है, तो हम उन चीजों को अपने हिसाब से अपने व्यवहार पे नियंत्रण करके क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उन बातों को अगर हम समझ लें तो हम काफी हद तक उससे जो है उस जो बुरे प्रभाव है उससे बचने में सक्षम हो सकते हैं। और अब मित्रों, यदि वृषभ लग्न की कुंडली है तो चतुर्थ भाव का स्वामी जो सूर्य है वो चतुर्थ भाव में ही विद्यमान है। तो यदि सूर्य चतुर्थ भाव में ही विद्यमान है तो उन भावों के कारकत्वों की रक्षा करेगा। कोई भी भाव स्वामी अगर स्वयं उसी भाव में विराजमान हो जाता है तो उन भावों के कारकत्वों की रक्षा करता ही करता है। तो ऐसी स्थिति जो है वो जातक के लिए बहुत ही शुभ है। तो चतुर्थ भाव के जो सारे कारकत्व हैं उनका जो है फल जातक को मिलेगा। भूमि, भवन और जो वाहन संबंधी सुख हैं वो जातक को प्राप्त होंगे। सरकार से और समाज से सहयोग मिलेगा, जातक की प्रतिष्ठा में जो है वृद्धि होगी। और इसके अलावा जातक की शिक्षा दीक्षा भी अच्छी होगी। तो सारी चीजें हैं, बस इसमें एक चीज की गड़बड़ है, पिताजी से जो है वो वैचारिक मतभेद रह सकते हैं। लेकिन मतभेद कोई ऐसा नहीं होगा कि एकदम से लाठी चलाने वाली बात आ जाए, मतलब ऐसा होता है जैसे फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करती है, उस तरीके की स्थिति पैदा हो सकती है। और मित्रों, यदि मिथुन लग्न की कुंडली है तो तृतीय भाव का जो स्वामी है सूर्य वो जाके चौथे भाव में सुख भाव में जाकर बैठ जाता है। तो मित्रों, यहाँ पे जो सूर्य है वो त्रिषडय भाव का स्वामी है। तो त्रिषडय भाव एक उपचय भाव होता है, तृतीय भाव एक उपचय भाव होता है। और जो तृतीय भाव का जो स्वामी है वो जब जाके चौथे भाव में विराजमान हो जाएगा तो त्रिषडय भाव के बारे में कहा जाता है 2, 3, 6, 11 भाव हैं। तो ये जो भाव जो हैं इनके स्वामी कहीं भी जाके बैठते हैं तो उनके कार्यकर्ताओं में थोड़ा बहुत जो है उन भावों के कार्यकर्ताओं की हानियां करते हैं।
और सूर्य वैसे भी क्रूर ग्रह है, लेकिन साथ में ही तृतीय भाव पराक्रम का भी भाव है। तो इन दोनों बातों को एक साथ संयुक्त करके देखने की जरूरत है। तो जब सूर्य चौथे भाव में विराजमान हो जाएगा तो क्या कर सकता है? तो जब यहाँ पे जाके बैठेगा तो पहले तो वो जातक को ये सुनिश्चित चैलेंजेस देगा, जो सुख है इस भाव संबंध उनको एकदम खत्म तो नहीं करेगा, वो सामने क्या है चैलेंजेस रखेगा कि आप इन चैलेंजेस को मीट आउट करो, आप इन चैलेंजेस से लड़ो तो हम आपको ये चीजें दे देंगे। तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो जीवन में किसी भी तरह की चुनौतियों का सामना करके और जीत हासिल करते हैं। तो ऐसे अगर जो लोग हैं उनके लिए तो ये सूर्य बहुत अच्छा है। तो थोड़ा संघर्षों के बाद जो शिक्षा वो संघर्षों के बाद मिलेगी। जीवन में जितने भी तरह के सुख हैं वो सारे के सारे अपने आप नहीं मिल जाएंगे, काफी संघर्ष करने के बाद मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ा जो क्वेश्चन मार्क है कि व्यक्ति को के पास संघर्ष करने की क्षमता होनी चाहिए। ये क्षमता है कि नहीं है ये तो दूसरे प्लैनेट पूरी कुंडली का एनालिसिस देख के पता चलेगा। लेकिन अगर ये क्षमता है तो फिर वो जातक सब कुछ प्राप्त करने में सफल भी हो सकता है। और साथ में ऐसा जो व्यक्ति होता है जब वो सफल होता है तो बहुत अधिक सफल होता है। और ऐसे लोग ज्यादातर जो हैं सेल्फ मेड मैन होते हैं। जैसे कहते हैं ना कि उस आदमी के पास कुछ भी नहीं था और सब कुछ प्राप्त कर लिया। तो तृतीय भाव, छठवां भाव और 11वें भाव से घबराने के स्वामी जो होते हैं, कहीं भी जाके बैठते हैं तो उनसे बहुत ज्यादा घबराना नहीं चाहिए। बस ये बात है कि ये चैलेंजेस को बढ़ा देते हैं। हमारे जीवन में जो चैलेंज या चुनौतियां हैं उन चुनौतियों को बढ़ा देते हैं। तो मित्रों, जैसा कि मैं बार बार कहता हूं कि ज्योतिष जो है ना वो आपको दूरदर्शिता प्रदान करती है। जैसे आजकल के ज्योतिषी लोग ज्योतिष को जब उसके बारे में विवेचना करते हैं, उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं तो अपने आप को ब्रह्मा समझ लेते हैं और बताते हैं कि मैं चीजों को बदल सकता हूं, ये रत्न पहन लो, वो रत्न पहन लो। मैं बार बार इस चीज को अंडरलाइन करता हूं कि ज्योतिष जो बताता है वो आपका प्रारब्ध का फल है। प्रारब्ध के फल को आप एकदम बदल नहीं कर सकते, एकदम अंडू नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये जान जाते हैं कि किस तरीके की परिस्थितियों का निर्माण हो रहा है, और चूंकि कर्म की प्रधानता है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, तो कर्म हर चीज पे हावी है। कर्मों को सबसे अधिक वरीयता भगवान ने दी है। तो आप कर्मों से चीजों को पलट सकते हैं, लेकिन चूंकि प्रारब्ध के फल को तो आप नहीं पलट सकते। इसलिए अगर जान जानी है बुलेट गोली लगने से तो गोली आपके पैर पे लगेगी। अगर हम ज्योतिष को सही तरीके से समझते हैं, जो परेशानियां हमारे जीवन में आने वाली हैं, जो चैलेंजेस हमारे जीवन में आने वाले हैं, अगर उनको हम समझते हैं और उनको सही तरीके से एड्रेस करते हैं तो हम उन परेशानियों से आसानी से निकल जाएंगे। परेशानियां तो आएंगी ही, लेकिन निकल जाएंगे। और जितना हमें लॉस होना है, इकोनॉमिक लॉस होना है या हमारा जो शारीरिक नुकसान होना, जितने तरह के नुकसान होने, उन नुकसान को हम काफी मिनिमाइज कर पाएंगे। ये है ज्योतिष का लिमिटेशन है ज्योतिष का। तो मित्रों अब आगे बढ़ते हैं। मित्रों, यदि कर्क लग्न की कुंडली है तो ऐसी परिस्थिति में सूर्य द्वितीय भाव का स्वामी होकर चौथे भाव में जाकर बैठ जाता है। और कहां बैठता है? तुला राशि में। तो जब तुला राशि में सूर्य बैठेगा तो नीच का होता है। तो अब इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। इसमें ये देखना है कि नीचत्व का डिग्री क्या है। अगर परम नीच का है, 10 डिग्री के आसपास का है, तब स्थिति थोड़ा ज्यादा विकट है। इसके बाद आपको ये देखना है अगर नीच का है तो किस ग्रहों की दृष्टि पड़े। अगर बृहस्पति की दृष्टि पड़ गई, कोई शुभ दृष्टि पड़ गई है बृहस्पति की, तो फिर घबराने की कोई जरूरत नहीं है, फिर आपका मामला सही है। अगर बृहस्पति की दृष्टि नहीं पड़ती है तो ये देखिए कि शुक्र कहाँ बैठा हुआ है। ज्यादातर शुक्र सूर्य के साथ ही मिल जाता है। तो अगर शुक्र और सूर्य एक साथ ही युति संबंध बना के बैठे हुए हैं तो सूर्य तुला राशि में है और आपका जो सूर्य है वो नीच का है, तो यहाँ पे बन जाएगा नीच भंग राजयोग। तो नीच भंग जब राजयोग बन जाएगा तो ये भी बहुत अच्छी स्थिति है। ये शुरू में थोड़े बहुत संघर्ष आते हैं, लेकिन जातक उन संघर्षों को पार करते हुए आगे बढ़ जाता है। तो ये काफी अच्छी स्थिति बन जाती है। अन्यथा अगर ऐसी कोई परिस्थिति नहीं बनी है तो संघर्ष आते हैं,
जीवन में सुखों का अभाव रहता है, शिक्षा का भी अभाव रह सकता है, माता से संबंध भी अच्छे नहीं रह सकते हैं, सरकार से और सोसाइटी से सहयोग भी नहीं मिलता है। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो मित्रों, यदि सिंह लग्न की कुंडली है तो लग्नेश सूर्य जो है वो सुख भाव में जाकर विराजमान हो जाता है वृश्चिक राशि, मित्र की राशि। तो यहाँ पे पुनः पराशरी सिद्धांत जो है लागू करने पड़ेंगे कि जो प्रथम भाव है अत्यंत शुभ भाव है, लग्न भी है और त्रिकोण भी है। तो एक लग्न और त्रिकोण दोनों है, तो यहाँ पे फिर त्रिकोण और केंद्र का संबंध स्थापित हो जाता है, तो ये एक शुभ स्थिति है। तो जातक की सबसे बड़ी बात तो यह पैतृक संपत्ति प्राप्त होती है। जातक की शिक्षा दीक्षा बहुत ही अच्छी होती है, यद्यपि आरंभिक थोड़े बहुत संघर्षों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन शिक्षा दीक्षा बहुत ही अच्छी होती है। जातक उच्च शिक्षा प्राप्त करता है और जातक के पास भूमि, भवन और वाहन की प्रचुर मात्रा में उसके पास जातक उनका के पास रहते हैं। कई बार ऐसा भी देखने में आता है कि जातक के पास पैसा रुपया बहुत रहता है, लेकिन वो थोड़ा सा जो है वो उसका स्वभाव ऐसा होता है कि वो बहुत कम में काम चलाने का इच्छुक होता है। वो बहुत ज्यादा खर्च नहीं करना, सुखों के प्रति ना जाके वो दूसरे चीजों में उसका इंटरेस्ट ज्यादा हो जाता है। पैसा रुपया लेकिन कोई कमी नहीं होती है। तो ये भी एक अच्छी स्थिति है। और मित्रों, यदि कन्या लग्न की कुंडली है तो सूर्य 12वें भाव का स्वामी होकर जाके बैठ जाता है चौथे भाव में। तो चौथे भाव में कौन सी राशि पड़ती है? कन्या 6, 7, 8, 9 यानी कि धनु राशि में जाके बैठ जाता है। तो धनु राशि में अगर सूर्य बैठेगा तो जो सूर्य कार्य के कार्यकत्व हैं उनका फल पूरा करेगा। धनु राशि में सूर्य सबसे अधिक अपने आप को प्रसन्न पाता है, अपनी जो उसके क्वालिटीज हैं उनका बहुत ही अच्छा फल देता है। बृहस्पति की राशि धनु, तो जो सूर्य के कार्यकत्व हैं उनका तो पूरा फल देगा। तो जो जातक है उसका व्यक्तित्व तो अलग ही कुछ रह सकता है। वो बहुत ही ज्यादा उदार रह सकता है, त्यागी हो सकता है। यहां पे चूंकि कॉम्बिनेशन ऐसा बन रहा है कि सूर्य 12वां भाव क्या है? व्यय, त्याग, मुक्ति, इस भाव का स्वामी होके आके यहाँ पे चौथे भाव में विराजमान हो गया है। तो जातक सब कुछ प्राप्त करके और त्याग करने वाला हो सकता है। ऐसी स्थिति भी आ सकती है कि जातक बहुत ज्यादा कमाई करे और सब कुछ त्याग कर दे। सुख उसके पास सब कुछ हो लेकिन वो सुख का उपयोग ना करे, त्याग कर दे, दान पुण्य में लगा दे। ऐसा भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि जातक अपने घर मकान का भी त्याग कर दे। ये भी सिचुएशन आ सकती है। मतलब ये एक तो ये सिचुएशन बन सकती है। दूसरी सिचुएशन ये बन सकती है कि जातक का इन सुखों में कोई इंटरेस्ट ही ना हो, कि मुझे तो ये सब चाहिए ही नहीं, तो उसके लिए प्रयास ही नहीं करेगा। मतलब अगर हम इन चीजों को समायोजित करें तो जातक के पास भूमि, भवन, वाहन नहीं रहेगा, लेकिन अब इसमें जो कंडीशन जो मैंने बताई है उस तरीके से नहीं रहेगा। और ऐसी स्थिति में जो परिवार वाले हैं वो जातक को ऐसा समझते हैं कि ये परिवार से हट के चल रहा है, लीक से हट के चल रहा है। तो जातक लीक को तोड़ने वाला हो सकता है। उसका व्यवहार ऐसा हो सकता है कि लोग ये समझें कि ये तो एक अलग ही रास्ते पे जा रहा है। और मित्रों, यदि तुला लग्न की कुंडली है तो सूर्य 11वें भाव का स्वामी होकर चतुर्थ भाव में मकर राशि में विराजमान हो जाता है। तो आप जैसा पता ही आपको, जो 11वां भाव है वो लाभ का भाव होता है और लाभ भाव का स्वामी यहाँ के सुख भाव में विराजमान हो गया है। तो यहाँ पे मतलब ये है कि जो लाभेश है वो आके बैठ गया है सुख के भाव में, तो जो दोनों का एक संबंध स्थापित हो गया है। तो जो चौथे भाव के कारकत्व हैं उनके कारण लाभ की स्थिति को भी दिखाते हैं। तो भूमि, भवन और जो वाहन है उनके कारण उसको जो लाभ, मतलब पैतृक जो संपत्ति है उससे उसको लाभ हो सकता है।
ये भी हो सकता है कि उसके पास कुछ प्रॉपर्टी हो जिससे वो किराए पे लगा के वहां से उसको मंथली रेंट आता हो, या पिताजी की कोई पुश्तैनी बनी बनाई दुकान हो, वहां पे वो असिस्टेंट लग गया, बाद में वहां पे काम करने लगा, उसकी काम काम उसका अच्छा चल गया। और इस तरीके से चौथे भाव संबंधी जितने भी कारकत्व हैं उनसे ये लाभ को दिखाता है। तो ऐसे में देखा जाए तो सरकार से भी जातक को थोड़ा बहुत सहयोग मिलता है, समाज से भी थोड़ा बहुत सहयोग मिलता है। तो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए ये एक अच्छा योग है। और साथ में जातक जो है ये भी संभावना बन सकती है कि जातक जो है उसे अपना शहर, अपना गांव, अपना जगह ना छोड़नी पड़े, वहीं अगल बगल वो उसका काम धंधा कुछ जम जाए। तो ये इन चीजों को दिखाता है। और मित्रों, यदि वृश्चिक लग्न की कुंडली है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि 10वें भाव का स्वामी यानी कि कर्मेश आके बैठ गया चौथे भाव में। तो जब कर्मेश आके चौथे भाव में बैठ जाता है तो है क्या कि ऐसी स्थिति में जातक ने जो पढ़ाई लिखाई करी हुई है उसका उपयोग वो लाइफ में हमेशा करता है। जैसे कई बार आपने देखा ना कि पढ़ाई लिखाई में आदमी कुछ और पढ़ लिख रहा होता है, इवन जो हमारे बड़ी नौकरियां भी जो लोग कर रहे हैं, आईएएस पीसीएस भी बन रहे हैं, एक बार आईएएस का एग्जाम उन्होंने क्लियर कर लिया, फिर उसके बाद उन किताबों का क्या मतलब है, जाके रद्दी वालों को बेच के अपना नौकरी कर रहे हैं, अपने हिसाब से चल रहे हैं, जरूरत नहीं पड़ती। बहुत से ऐसे काम है जिनमें पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन ऐसी स्थिति में क्योंकि कर्म का जो संबंध चौथे भाव से बन गया, चौथा भाव जो है पढ़ाई लिखाई का भी भाव होता है, तो इन दोनों का जब संबंध बनता है तो जीवन भर आदमी अपने जो व्यवसाय में जो कर्म कर रहा है या कर्म स्थान पे भी उसकी पढ़ाई लिखाई का उपयोग होता रहता है। तो या तो डॉक्टर का पेशा जातक पकड़ ले जिसमें हमेशा उसको अपग्रेड रखना पड़े अपने आप को, किताबें पढ़ के नई नई क्या रिसर्च हो रही है, या वकील बन जाए, वकील लोग भी हमेशा पढ़ते लिखते नई नई क्या कानून आ रहे हैं, या कोई प्रैक्टिशनर बन जाए, जो लोग ये रिटर्न वगैरह फाइल करते हैं उनको भी हर साल अपडेट होना पड़ता है, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इस तरीके का और भी बहुत सारे ऐसे काम हो सकते हैं जो जातक कर सकता है। इसमें एक परिस्थिति ऐसी भी बनती है कि जातक जो है वो अपने पिता के काम में जो है सहयोग करे, पिता के काम में भी सहयोग कर सकता है। या ये भी हो सकता है कि उसके जो उसका व्यवसाय है, जो रोजगार जमा रहा है, तो माता जी से उसको बहुत अच्छा सपोर्ट मिले, पैसे वाइज भी मिल सकता है, या माता जी उसकी काउंसिलर बन सकती हैं, या कोई आइडिया वो दे सकती हैं, इतनी उनके पास ऐसी कुछ शिक्षा दीक्षा उनके माता जी की ऐसी हो। तो ये भी इस तरीके की बहुत सारी परिस्थितियों का निर्माण ऐसी स्थिति में हो सकता है। ऐसी स्थिति में जातक जो है अपने घर से ही, मतलब घर को ही ऑफिस बना के कोई काम शुरू कर सकता है। जैसे कि कोई छोटा मोटा जो व्यवसाय कर सकता है, जैसे कोई लोहार का काम, सुनार का काम, या कोई और स्किल्ड इस तरीके के जो काम होते हैं ना, जैसे आप देखते हैं कि अगर अपने घर पे ही रह के जा रहा है, कस्टमर प्लेस पे जाके आके आदमी काम कर रहा है। तो बड़े से लेके छोटे तक के काम वो डिपेंड करता है कि और दूसरे ग्रहों नक्षत्रों के क्या सहयोग मिल रहा है। तो बहुत सारे काम ऐसे जातक करता है। इसके अलावा जातक ट्रांसपोर्ट का भी काम बहुत अच्छा कर सकता है। तो इस तरीके के बहुत सारे काम है, क्योंकि यहाँ के कर्मेश का चौथे भाव से संबंध स्थापित हो जा रहा है। और मित्रों, यदि धनु लग्न की कुंडली है तो नवम भाव का जो स्वामी है सूर्य, वो चतुर्थ भाव मीन राशि में स्थित हो जाता है। तो यहाँ पे भी ये बहुत ही शुभ स्थिति है जातक के लिए, क्योंकि यहाँ पे नवम जो सबसे अधिक शुभ स्थान है, क्या सबसे अधिक शुभ त्रिकोण स्थान है, उसका संबंध चौथे भाव से बन रहा है। तो अगर आके यहाँ पे सूर्य मीन राशि में बृहस्पति की राशि में बैठ जाता है तो जातक को भूमि भवन वाहन का सुख पूर्ण मात्रा में मिलता है। जातक को सरकार का, समाज का सहयोग भी मिलता है, शिक्षा दीक्षा बहुत अच्छी हो जाती है, जातक उच्च शिक्षा प्राप्त करता है और उच्च अधिकारी भी हो सकता है। दूसरे ग्रहों नक्षत्रों के प्रभाव को भी देखना चाहिए। और मित्रों, यदि मकर लग्न की कुंडली है तो अष्टमेश जो सूर्य है वो चौथे भाव में आके मेष राशि में उच्च का होकर बैठ जाता है। उच्च की डिग्री भी देख लेनी चाहिए कि क्या है। अब 29 डिग्री पे अगर सूर्य है तो उच्च का फल नहीं देगा, 10 डिग्री के आसपास ही उच्च का फल देता है।
2-4 डिग्री उधर या उधर, जितना ही 10 डिग्री के पास रहेगा, 10 डिग्री पे है तो सबसे परम उच्च का फल देता है। तो ये भी देखना जरूरी है। 10 डिग्री से पार अगर जितना ही चल दूर जाता जाएगा तो उच्च का फल नहीं देता। लेकिन मित्रों, यहाँ पे उच्च का होने के बावजूद भी सूर्य अच्छा फल नहीं करता, क्योंकि अष्टमेश है, और अष्टमेश जाके जहां कहीं भी बैठ जाता है उन भावों का जो है वो नाश करता है। यार यद्यप कुछ किताबों में बताया गया है कि सूर्य और चंद्रमा को अष्टमेश होने का दोष नहीं लगता, पर व्यवहारिकता में ऐसा देखने में नहीं आया है, क्योंकि काजल की कोठरी में कैसी हूँ सयानो, जाए एक लिख काजल की लागी है पे लागी है। तो अष्टमेश होने का दोष सबको लगता है, ये हम कह सकते हैं। हो सकता है सूर्य और चंद्रमा को थोड़ा कम लगता हो, लेकिन लगता इनको भी है। तो सूर्य और चंद्रमा भी को भी इस प्रभाव से जो है पूरी तरह से मुक्त नहीं है। तो यहाँ पे सूर्य चूंकि अष्टम भाव का स्वामी होकर आके चौथे भाव में बैठ जाता है, तो इन भावों के कारकत्वों का काफी हद तक नुकसान कर देता है। और मित्रों, यदि कुंभ लग्न की कुंडली है तो ऐसे में सूर्य सप्तम भाव का स्वामी होकर चौथे भाव में वृषभ राशि में विराजमान हो जाता है। तो यह बहुत अधिक जो है बुरी स्थिति नहीं है, बहुत ज्यादा खराब स्थिति नहीं है। तो ऐसे में क्या होता है कि सप्तम भाव का जो संबंध है वो चौथे भाव से जुड़ गया। सप्तम भाव जो होता है वो पार्टनरशिप का भाव होता है, किसी प्रकार का रिलेशनशिप और मैरिज का भाव होता है। तो ऐसे केस में अगर देखा जाता है तो जातक को विवाह से सुख, मतलब विवाह से हो सकता है उसे धन संपत्ति कुछ मिल जाए, उसे कुछ गाड़ी घोड़ा या जमीन जायदाद भी प्राप्त हो सकती है, एक संभावना बनती है, कोई ये गारंटी नहीं है। इसके अलावा रिलेशनशिप से, अगर वो पब्लिक से में रिलेशनशिप बनाता है, पब्लिक से या सरकार से, तो उसे इस यहाँ से भी कुछ सहयोग मिल सकता है। रिलेशनशिप से, पार्टनरशिप से उसे अच्छा खासा फायदा हो सकता है। और ऐसे केस में क्या होता है कि जो जातक होता है उसे पब्लिक रिलेशन से बहुत फायदा होता है, वो बहुत प्रैक्टिकल होता है, और ऐसा जातक अपने पिता के कैरियर में भी सहयोग कर देता है। पिता का अगर कोई बिजनेस है जो नहीं अच्छा चल रहा है, वो जातक जाके उसको टेक ओवर करके और बहुत ऊंचाई पे ले जाके पहुंचा सकता है। ऐसी कैपेबिलिटी होती है ऐसे जातकों के पास। मित्रों, यदि मीन लग्न की कुंडली है तो छठवें भाव का स्वामी होकर सूर्य चतुर्थ भाव में मिथुन राशि में विराजमान हो जाता है, क्योंकि छठवां भाव भी एक तृष्णा भाव भी है और एक दुख स्थान भी है। तो छठवें भाव का स्वामी जहां पे बैठता है वहां पे बहुत अच्छा फल नहीं करता। बहुत अच्छा फल नहीं करने का मतलब क्या है कि स्ट्रगल दे देता है, बस यही बात है। छठवां भाव का स्वामी जहां भी बैठता है स्ट्रगल से भर देता है, उसे आपके सामने बहुत से चैलेंजेस रखता है। अब चैलेंजेस से अगर कोई पार पाना जानता है तो उसके लिए तो बहुत अच्छी स्थिति है, क्योंकि जिसको सब कुछ अनायास ही मिल जाता है उसकी इज्जत कम होती है, लेकिन जो संघर्ष करके सफल होता है उसकी इज्जत तो समाज में ज्यादा होती है। तो ऐसा नहीं है कि छठवां भाव अगर आके चौथे भाव में बैठ गया तो सब कुछ बुरा बुरा, नहीं, आपके सामने चैलेंजेस आएंगे, लेकिन आपको चैलेंजेस से पार पाना है। तो जिस किसी भी जातक के कुंडली में सूर्य छठवें भाव का स्वामी होकर चौथे भाव में बैठा हुआ है, उसे यह बात समझ लेना चाहिए कि भाई हमें अनायास ही सब चीजें मिलने वाली नहीं है, हमें करना है संघर्ष, हमें अथक परिश्रम करना है और करते ही रहना है। तो उसे चीजें धीरे धीरे सरल होती चली जाएंगी। तो ऐसे में जो है छठवें भाव का स्वामी षष्ठी जाके चौथे भाव में बैठता है, तो चौथे भाव के कारकत्वों को नुकसान पहुंचाता है, तो माता जी के से संबंधों को नुकसान पहुंचा सकता है। इसके अलावा जो है भूमि भवन वाहन के जो सुख और भी जो सुख है उनमें नुकसान पहुंचा सकता है। सरकार से और पब्लिक से जो संबंध है उनमें खलल डाल सकता है। प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा जो है, जो हम शिक्षा दीक्षा प्राप्त करते हैं, उन सब चीजों में व्यवधान उत्पन्न कर सकता है। तो ये सारे काम कर सकता है। तो अगर किसी की कुंडली में ऐसी परिस्थिति है तो उसे क्या करना चाहिए? उसे हाथ पे हाथ बैठ नहीं जाना चाहिए, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, अब तो मेरे साथ ये हो गया है, वो हो गया है, ये नहीं उसे सोच लेना चाहिए। उसे जो है बिना हिम्मत हारे अपने जो है काम करते रहने चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए, और उसे यह समझ लेना चाहिए कि ये प्रारब्ध का मेरे फल है, मुझे संघर्षों से ही सुख मिलने वाला है। इसको इस तरीके से समझिए, संघर्षों से सुख।
संघर्ष के उपरांत सुख मुझे प्राप्ति का योग बना हुआ है मेरी कुंडली में। ये समझना, ये अच्छा इंटरप्रिटेशन है। तो मित्रों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आप अगर इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आप पहली बार नहीं देख रहे हैं, बार बार देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो भी सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके अलावा लाइक तो हर व्यक्ति को कर देना चाहिए, क्योंकि अगर आपको लगता है कि ज्योतिष जो है एक साइंस है और इसके घर घर में पहुंचना चाहिए, तो आपको इसे लाइक करना चाहिए, क्योंकि जब आप लाइक करते हैं तो यूट्यूब इन चीजों को प्रमोट करता है। तो मित्रों, अभी के लिए बस इतना ही। बहुत जल्दी ही एक नए विषय के साथ आपके समक्ष पुनः उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।